हेलो दोस्तों। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि बेटा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कल मैंने आपको सिलेबस वगैरह के बारे में सारा बताया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अब किसी ने नहीं देखा हो तो वो वीडियो को जाकर देखो, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। क्लियर बात। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ कि आज अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको बीएससी थर्ड ईयर बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है बेटा क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर बात। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके आप कोर्स को परचेज कीजिए और वहां से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। ठीक है बेटा। बिना किसी देरी के बिना किसी डिले के मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान समझो बेटा, मैं बात कर रहा हूं किसकी? बीएससी पार्ट थर्ड। ठीक है। बीएससी पार्ट थर्ड मतलब थर्ड ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैंने कल वाले वीडियो में सारा पैटर्न बता दिया था, किस तरीका से पेपर कितने मार्क्स का पेपर आता है, किस तरीका से हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने उस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देखो एक बार। क्लियर बात। अब बेटा यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पेपर फर्स्ट की। किसकी? पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है बेटा क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर बात। अब ध्यान से देखना, इसमें भी अपन बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की, फर्स्ट यूनिट, उसके बाद सेकंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, मतलब यूनिट वाइज हम इसका कंप्लीट करने वाले इस यूनिट को। तो मैं लिख देता हूं बेटा यूनिट फर्स्ट। ठीक है। सिर्फ हम काम की बात करेंगे, कोई भी फालतू बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि भाई इधर उधर की बातें करने लग जाए, टाइम पास करने लग जाए, इससे आपका टाइम खराब हो। ठीक है। आप वीडियो को देखो आराम से, और हो सके तो इसकी स्पीड को 1.25 कर लो। ठीक है। जिससे आपका टाइम भी क्या होगा? बचेगा। 1.25 आपकी वीडियो की स्पीड को करके देखोगे तो आपका टाइम बचेगा। ये नहीं भाई आपको पूरा वीडियो देखना है। जो लोग बकवास किए जा रहे हैं वो आपको पूरा, जैसे 1 घंटे का किसी ने लेक्चर बनाया, उसमें कम से कम 25 मिनट की तो उसकी फालतू बकवास ही होते हैं जो आपको सुननी पड़ती है। तो मेरे लेक्चर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप बिल्कुल कंटिन्यू देखोगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ आपको पढ़ाई की बातें ही होंगी। ठीक है बेटा। तो पहले यूनिट के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो क्या है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स बात करें तो क्वांटम फिजिक्स का विकास, या इसको बात कर लेते बेटा उद्भव। क्या है? उद्भव। ठीक है। क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स का विकास। ठीक है। ध्यान समझना बेटा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे मेजर क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई क्वांटम फिजिक्स का जो विकास किस तरीके से हुआ उसको समझाइए। ठीक है। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम फिजिक्स। ठीक है। वो किस पे प्रकाश डालने को बोल सकता है आपको? क्वांटम फिजिक्स पर आप प्रकाश डालिए, क्वांटम फिजिक्स का किस तरीका से डेवलपमेंट हुआ है उस पर आप प्रकाश डालिए। ठीक है बेटा। तो ध्यान से समझो इसको, मैं एक बार में आपको समझा दूंगा, ध्यान समझना। देखो मैं एक लिख रहा हूं यहाँ पे 1900। ये 1900 बेटा क्या है? कुछ पैसे वगैरह नहीं है। ये 1900 क्या है? सन की बात कर रहा हूं मैं, सन 1900 की बात कर रहा हूं। ठीक है। एक मैं इससे पहले की बात करूंगा और एक मैं 1900 के बाद की बात करूंगा। क्लियर बात। 1900 से जो पहले की मैं बात करूंगा तो ध्यान समझना कि 1900 से पहले जो अपन के पास जो साइंटिस्ट थे, जो लोग थे, वो ये सोचते थे कि हमारे पास जो पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में कोई ना कोई हमारे पास पदार्थ उपस्थित है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो पदार्थ है वो उपस्थित है, उनका डोमिनेंस है। उस पदार्थ के अंदर देखो क्या क्या हो सकते हैं। कण प्रकृति भी हो सकती है उस पदार्थ की, और उस पदार्थ की विकिरण प्रकृति भी हो सकती है। अगर विकिरण से मैं बात करूं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करूंगा, और सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो वो कण प्रकृति होगी और वो तरंग प्रकृति होगी। ठीक है। मैं दो प्रकृति लिख देता हूं। मैंने क्या बोला कि बेटा ब्रह्मांड है हमारे पास। ठीक है। ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में हमारे पास क्या है बेटा? पदार्थ। क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ की हमारे पास दो प्रकृति निकल के आती है। एक तो कण प्रकृति होगी बेटा, और दूसरी हमारे पास प्रकृति होगी बेटा विकिरण। ठीक है। कौन सी प्रकृति होगी? विकिरण, या मैं इसको बोलूंगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं कि कण प्रकृति और तरंग प्रकृति की बात कर सकता हूं दोनों में। तो 1900 से पहले जो फिजिक्स थी, 1900 से पहले जो फिजिक्स थी, वो पदार्थ की कण प्रकृति को अपन किसके थ्रू समझते थे? न्यूटन की
गति के नियम, जो न्यूटन की गति के नियम थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उनके थ्रू हम किसको समझते थे? जो पदार्थ की कण प्रकृति होती थी। कब समझते थे? 1900 से पहले जो फिजिक्स थी, जो अवधारणाएं थी, उसमें हम किसकी बात करते थे? अगर पदार्थ की कण प्रकृति है तो उसको किसके थ्रू समझेंगे? न्यूटन की गति के नियम के अनुसार। अगर मैं बात करूं बेटा विकिरण प्रकृति की, तो इसको हम समझते थे मैक्सवेल के समीकरण के थ्रू। मैक्सवेल के समीकरणों के द्वारा अपन कौन सी प्रकृति समझते थे? विकिरण की प्रकृति समझते थे, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति समझते थे। क्लियर बात? और तब तक 1900 तक, मतलब सन 1900 से पहले तक साइंटिस्ट और जो लोग थे वो ये सोचते थे कि भाई हमारी जो भौतिकी है उसका कंप्लीट विकास हो चुका है और इससे आगे हमको कुछ नहीं करना। वहां तक मतलब सब कुछ ठीक है कि जो भी प्रॉब्लम आएंगी उन सब प्रॉब्लमों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। क्लियर बात? लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा 1900 के बाद की, तो 1900 के बाद की अगर मैं बात करूं, मतलब 1900 के बाद में कौन सी शताब्दी स्टार्ट होगी? 20वीं शताब्दी स्टार्ट होगी। तो वहां पे मैं आपको 3-4 नियम लिखूंगा, ध्यान समझना। कृष्णी का एक नियम बेटा, कृष्णी का ऊर्जा विकिरण, कृष्णी का ऊर्जा विकिरण का सिद्धांत। दूसरे जो नियम की बात करूंगा बेटा वो है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा है बेटा कॉम्पटन प्रभाव, और चौथा है बेटा युग्म उत्पादन, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान समझो मैं क्या बात कर रहा हूं कि 1900 के बाद में, मतलब 20वीं शताब्दी में 1901 2, ठीक है, पहले दशक तक आप बात कर लेते हैं, तो वहां पे बेटा कुछ नियमों को हम पढ़ेंगे। कृष्णी का ऊर्जा विकिरण का सिद्धांत, ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, और बेटा युग्म उत्पादन मतलब पेयर प्रोडक्शन, इनकी बात करेंगे। तो ध्यान से समझना बेटा कि 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी और 1900 के बाद में जो नियम आए थे, तो 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी उस फिजिक्स के थ्रू इन चारों नियमों को, और बहुत सारे नियम है लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है, इन नियमों को इस फिजिक्स से समझना थोड़ा मुश्किल था, मतलब समझ नहीं पाए। क्लियर बात? तो अगर मैं बात करूं तो ध्यान समझना कि 1900 से पहले ब्रह्मांड में जो पदार्थ उपस्थित था उसकी कण और तरंग प्रकृति को समझने के लिए जो फिजिक्स थी, उस फिजिक्स को हमने नाम दे दिया बेटा क्या? चिरसम्मत भौतिकी। क्या नाम दे दिया? चिरसम्मत भौतिकी, या फिर इसको बोलेंगे बेटा क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, और 1900 के बाद में जो नए डेवलपमेंट हुए, जो नए नियम आए, जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने नए नियम जो लेके आए, जिन्होंने इन नियमों को समझाया, मतलब जो सिद्धांत है इन सिद्धांतों को समझाया, तो 1900 के बाद जो फिजिक्स डेवलप हुई उस फिजिक्स को हमने नाम दे दिया बेटा क्या? क्वांटम फिजिक्स। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो मैं बात करूंगा कि 1900 शताब्दी तक, मतलब 1900 शताब्दी के एंड तक जो फिजिक्स थी, जिस फिजिक्स को अपन काम ले रहे थे, हम लोग काम ले रहे थे हमारी जो दैनिक जीवन की और एक्सपेरिमेंटल जो चीजें थी उनको समझने के लिए, उस फिजिक्स को हमने नाम दिया चिरसम्मत भौतिकी। लेकिन 1900 के बाद में जो फिजिक्स आई जिनमें इन सारे नियमों को हमने समझा, जिसके द्वारा उसको हमने नाम दे दिया बेटा क्वांटम फिजिक्स। यहां तक आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो बेटा ये अपन की चिरसम्मत भौतिकी हुई और ये हमारी क्या होगी? क्वांटम फिजिक्स। अब एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भाई चिरसम्मत जो भौतिकी है वो कहाँ फैल हुई थी, किस तरीका से फैल हुई थी, क्या उसका रीजन रहा? तो देखो मैं सिंपल, देखो यहाँ तक अपन का पूरा जो बेस है वो क्लियर हो चुका है कि किस तरीका से हमने जो भौतिकी है उसका अपन का क्या हुआ? विकास हुआ। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वांटम फिजिक्स है, इस क्वांटम फिजिक्स का जो विकास है वो किस तरीका से हुआ? तो ध्यान समझना बेटा कि कुछ वैज्ञानिक थे, ठीक है, जैसे मैं रेले जीन्स की बात कर लेता हूं, और एक वैज्ञानिक था वैज्ञानिक बीन, ठीक है, रेले जीन्स और बीन। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आया 1900 शताब्दी के बाद में, कृष्णी का ऊर्जा वितरण का सिद्धांत। ठीक है, कृष्णी का ऊर्जा वितरण का सिद्धांत, और इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे कृष्णी का वर्ण
क्रम, ठीक है, कृष्णिका का जो वर्ण क्रम है उसको किस तरीके से समझेंगे। तो कृष्णिका ऊर्जा विकिरण का जो सिद्धांत आया, इस सिद्धांत को समझने के लिए वैज्ञानिक थे रेले जीन्स और बीन। रेले जीन्स और बीन ये वैज्ञानिक हुए। इन वैज्ञानिकों ने चिरसम्मत भौतिकी के अंदर जो नियम थे उन नियमों से कृष्णिका ऊर्जा विकिरण सिद्धांत को समझने की क्या किए, प्रयास किए, लेकिन उन्होंने पाया कि इनके थ्रू जो क्वेश्चन जो समीकरण थे उन समीकरण से जो मान निकाला इन लोगों ने और एक्सपेरिमेंटल जो इनके थ्रू जो मान निकाला उस मान के अंदर कुछ न कुछ एरर क्या हुआ, जनरेट हुआ, मतलब कुछ न कुछ त्रुटि आई। तो उस त्रुटि को देखते हुए पता लगा कि भाई चिरसम्मत भौतिकी इसको कंप्लीट समझाने में क्या है, असमर्थ है। और इस तरीका से हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो क्वांटम फिजिक्स का जो क्वांटम जो फिजिक्स है उसका जो उद्भव है वो कहां से स्टार्ट हुआ, इस सिद्धांत से उसका उद्भव क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। अब मैं बात कर लेता हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति नहीं होंगी जहां पर हमारे जो क्वांटम फिजिक्स है वो उसका उद्भव हुआ और हमारे पास जो चिरसम्मत भौतिकी है वो हमारी क्या हुई, फेल हुई। तो देखो बेटा आगे, अब देखो बेटा मैंने क्या बोला आपको कि जो कृष्णिका ऊर्जा विकिरण का जो सिद्धांत है, ये ऊर्जा वितरण का जो सिद्धांत था उसको रेले जीन्स और वीन ने कोशिश की, लेकिन चिरसम्मत भौतिकी से वो नहीं समझा पाए। इनके बाद में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था बेटा मैक्स प्लांक। क्या नाम था उनका, मैक्स प्लांक। उन वैज्ञानिक का नाम था मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक ने जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण जो सिद्धांत था उसको इन्होंने क्या किया, समझाया। और इन्होंने जिस समीकरण से या जिस विज्ञान से या जिस भौतिकी से समझाया उस भौतिक विज्ञान को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम भौतिकी। क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम फिजिक्स। यहां तक बात क्लियर होगी। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, कि बेटा 1900 से पहले जो लोग थे, जो वैज्ञानिक थे, वो ये मानते थे कि भौतिकी का कंप्लीट विकास हो चुका है, जो नियम है हमारे पास उनसे हम अपना काम चला सकते हैं। जैसे पदार्थ की दो प्रकृति थी, एक कण प्रकृति थी, एक तरंग प्रकृति थी। कण की प्रकृति को अपन न्यूटन्स के गति के नियम के अनुसार समझते थे, जबकि जो तरंग प्रकृति थी, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे थी, उनको अपन जो हमारे पास मैक्सवेल समीकरण थे उनके थ्रू अपन समझते थे। लेकिन 1900 शताब्दी के बाद में, मतलब 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, क्लियर, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे नियम आए जिन नियमों को मैंने बताया आपको। कृष्णिका ऊर्जा वितरण का नियम था, ठीक है, अपन का प्रकाश विद्युत प्रभाव था, अपन का कॉम्पटन प्रभाव था, और अपन का युग्म उत्पादन था, मतलब पेयर प्रोडक्शन था। इन सारी चीजों को हम जो चिरसम्मत भौतिकी थी 1900 से जो पहले की जो नियम थे उनसे हम इस जो अपन के पास सिद्धांत आए थे इनको अपन नहीं समझा पाए, कंप्लीटली नहीं समझा पाए। जैसे उनके थ्रू हमने कुछ मान निकाला और इसके थ्रू हमने कुछ मान निकाला, उन दोनों में कुछ ना कुछ एरर जनरेट हुई। उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हमने जिस फिजिक्स की कल्पना की, जिस फिजिक्स के लिए नए नियम लाए, उस फिजिक्स को अपन ने क्या बोला, क्वांटम फिजिक्स बोला। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स का कहां से स्टार्ट हुआ, अपन का जो उद्भव है वो कृष्णिका ऊर्जा वितरण सिद्धांत के से अपन का स्टार्ट हुआ। क्योंकि इससे पहले इस पर इन्होंने जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण का सिद्धांत है उस पर काम किया रेले जीन्स और वीन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने काम किया, लेकिन चिरसम्मत भौतिकी से वो इसको समझाने में, कंप्लीटली समझाने में वो क्या रहे, असमर्थ रहे। तो इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था जिनका नाम था बेटा मैक्स प्लांक, और मैक्स प्लांक ने इसको कंप्लीटली क्या किया, समझाया। ठीक है, अब देखो बेटा आगे अगर मैं बात करूं कि चिरसम्मत भौतिकी की क्या क्या कमियां रही जिसको वो नहीं समझा पाए, तो देखो बेटा यहां पे मैं लिख देता हूं क्लासिकल फिजिक्स की कमियां, या कहा मतलब उसने लैग किया। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, मैं दो कंडीशन बताऊंगा, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1 में मैं बात करूंगा कि हमारे पास जो पदार्थ है और पदार्थ के जो कण हैं वो किसी न किसी गति से क्या करते हैं, किसी न किसी चाल से वो क्या करते हैं, गमन करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उनका क्या होता है, वेग होता है। क्या बोला मैंने कि हमारे पास ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारे हमारे पास पदार्थ हैं, मैटर है, उन मैटर के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल कुछ ना कुछ वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ध्यान समझना, जब बेटा पार्टिकल का वेग, मतलब जो हमारे पास कण है, कण का वेग
ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? प्रकाश का वेग, मतलब c। इसको मैं अगर b से नोट करूं तो बेटा v बराबर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। आपको पता है कि प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा कि हमारे पास जो कण का वेग है, यदि वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे पास जो चिरसम्मत भौतिकी है, जो 1900 से पहले की जो भौतिकी है, वो इसको समझाने में या इसका मान निकालने में क्या रहेगी? असमर्थ रहेगी। तो जब हमारे कण का जो वेग है जो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है, तो इस चीज को समझने के लिए चिरसम्मत भौतिकी तो क्या हो गई? फेल हो गई। लेकिन इसको समझना तो जरूरी है, तो इसको समझने के लिए जो नए कॉन्सेप्ट आए, उन नए कॉन्सेप्टों को हम किसमें पढ़ेंगे बेटा? STR, मतलब मैं इसको बोलूंगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मैं बात करूंगा। अब सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे 20वीं शताब्दी में, मतलब मैं बात करूं अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक नियम था, वो बोलते थे कि कोई भी कण, जो हमारे पास कोई भी कण है, कोई भी पार्टिकल है, वो एक ही स्थिति, मतलब एक ही समय में अलग अलग स्थिति पर हो सकता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। उन्होंने बोला कि जो क्वांटम फिजिक्स है ये रियलिटी नहीं है, ये क्या है? आभासी चीज है। आभासी मतलब जिसको अपन आभास कर सकते, रियलिटी नहीं कि भाई मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं किसी दूसरी जगह भी हो सकता हूं एक सेम टाइम के अंदर। तो उन्होंने इस चीज पर खोज की और उसी के अंदर कुछ पार्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। उन्होंने बताया कि कोई भी एक पार्टिकल है वो एक ही समय में एक से ज्यादा जगह पर हो सकता है। मतलब उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है, तो ये चीज कौन नहीं समझा पाया? ये चिरसम्मत भौतिकी नहीं समझा पाई, लेकिन अपन को समझना जरूरी था। तो हमने समझना जरूरी था अपन के लिए नए कॉन्सेप्ट है, और वो नए कॉन्सेप्ट हमने किसके अंदर पढ़े बेटा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर पढ़े। पहली बात मैंने आपको बताई, पहली कंडीशन क्या थी कि यदि कण का वेग प्रकाश के वेग के क्या हो गया? बराबर हो गया। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात कर लूं कि बेटा हमारे पास जो पदार्थों के अंदर अपन के क्या होते हैं? कण, पार्टिकल वगैरह होते हैं। यदि क्या? यदि पार्टिकल, जो पार्टिकल है, पार्टिकल या मैं कण की बात कर लेता हूं, पार्टिकल या कण, इसका जो साइज है, इसका साइज वो किसके बराबर हो जाए बेटा? माइक्रो साइज है, बहुत बड़ा, बहुत छोटा हो जाए, 10⁻⁻⁷ मीटर के समथिंग हो जाए। मतलब यदि पार्टिकल का जो साइज है वो माइक्रो के अंदर चला जाए, किसके अंदर चला जाए? माइक्रो के अंदर चला जाए, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास कण है वो कैसा व्यवहार करने लग जाएगा बेटा? वो तरंग जैसा व्यवहार करने लग जाएगा। कैसे व्यवहार करने लग जाएगा? तरंग जैसा व्यवहार करने लग जाएगा। और इस चीज को समझाने के लिए हमारे पास जो चिरसम्मत भौतिकी थी वो क्या रही? असफल रही। समझ में आया मैंने क्या बोला? पहली कंडीशन तो बताई कि हमारे पास यदि कण का वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है। यदि वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा तो चिरसम्मत भौतिकी से उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। इसके लिए नई फिजिक्स आई। उस नई फिजिक्स, उस नए नियमों को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। दूसरी कंडीशन के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा, तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि यदि हमारे पास जो पार्टिकल है, जो कण है, यदि उसका साइज इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, मतलब किसमें? माइक्रो के अंदर चला जाए। किसके अंदर? माइक्रो के अंदर चला जाए, तो वो लगभग वहां पे कैसी प्रकृति शो करेगा? तरंग प्रकृति शो करेगा। और इस तरंग प्रकृति को हम चिरसम्मत जो भौतिकी थी, जो 1900 से पहले जो भौतिकी थी, उसके थ्रू हम नहीं समझ सकते थे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास जो पार्टिकल था उसकी साइज बहुत छोटी हो गई, तो इसको जिस नियमों से समझा या जिस विज्ञान से समझा, उस विज्ञान को अपन क्या बोलते हैं? QUANTUM, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो इन जो सारी चीजों को, जो कण का पार्टिकल का साइज है वो माइक्रो साइज हो गया, तो उस माइक्रो साइज की जो व्याख्या कर रहे हैं वो अपन किसके अंदर कर रहे हैं? क्वांटम फिजिक्स के अंदर कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ तक बात समझ में आई? ध्यान समझो बेटा दोबारा। मैंने क्या बोला कि क्लासिकल जो फिजिक्स है इसकी क्या क्या कमियां रही? इसकी कुछ कमियां हैं, दो कमियां जो मैंने अपन बात करेंगे कि यदि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाए? प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए। या फिर दूसरी कंडीशन में जो पार्टिकल का जो साइज है वो कैसा हो जाए? माइक्रो साइज हो जाए, मतलब बहुत छोटा हो जाए। यदि इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा तो वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई एक ही समय में जो कण है वो एक से ज्यादा स्थितियों पर क्या हो सकता है? उपस्थित हो सकता है। इन चीजों को अपन चिरसम्मत भौतिकी से नहीं समझ पाए, तो इनको जिस नई सिद्धांत के से समझा, उनको अपन ने क्या नाम दिया? STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। दूसरा कंडीशन क्या थी बेटा? कि पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत छोटा हो जाए, माइक्रो साइज हो जाए, तो उसको हम चिरसम्मत
चिरसम्मत भौतिकी के थ्रू नहीं समझ सकते, उसको समझने के लिए अपन ने एक नए नियम प्रतिपादन किए, और नए नियम जिस विज्ञान के अंदर या जिस भौतिकी के अंदर है उसको अपन नाम दे दिया बेटा क्वांटम फिजिक्स। जहां तक बात अपन की क्या हुई, क्लियर हो गई। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अपन ने स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ा था, तो ध्यान समझो बेटा, क्योंकि रिपीट करना जरूरी है। देखो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था अभी की क्वांटम फिजिक्स का किस तरीके से उद्भव हुआ है। इसके बाद जो डेरिवेशन वगैरह आएंगे, किसी ने भी यूट्यूब पर जितने भी सारे टीचर हैं, आपको पता होगा 2-4 टीचर पढ़ाते हैं, उन 2-4 जो लोग हैं जो टीचर हैं, उन्होंने किसी ने भी यूट्यूब पर एक भी डेरिवेशन नहीं किया कि भाई मैक्सवेल की समीकरण निकाल के दिखाए होंगे आपको, या प्लांक जो मैक्स प्लांक को उसके बारे में आपको बताया होगा। लेकिन बेटा प्रॉपर तरीका से यहाँ पे आपको डेरिवेशन कराने वाला हूँ। ध्यान रखना कि आपके डेरिवेशन ऐसे नहीं कि भाई मैं बस आया रामायण गा के चला गया, आपको बस थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा दिया और न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं है। बेटा न्यूमेरिकल पढ़ाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए टीचर के पास में, क्योंकि न्यूमेरिकल एक ऐसा नहीं है बस आते हैं नोट्स खोलते हैं और नोट्स खोल के बस क्या करते हैं, कॉपी कराते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन है जो बेटा, जो डेरिवेशन पोर्शन है वो समझना आना चाहिए टीचर को। यदि टीचर को खुद को ही नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो देख के पढ़ाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं करने वाला, आपके सामने हूं बिल्कुल, जैसा मैं पढ़ाऊंगा यही सब कुछ आपके पास होगा। नोट्स ही मैं अपने मुंह जवाई लिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई नोट्स मेरे पास लिखे हो चाहूँ तो मैं उनमें से लिखा दूं, लेकिन नहीं, मैं जैसे नोट्स मेरे पास लिखे हो उनको एज इज इट मैं लिखा सकता हूँ आप लोगों को। क्लियर, और जो डेरिवेशन होगा वो मैं कंप्लीट आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं आता, तो इतना बड़ा वीडियो अपना काफी है। तो देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैं ऑरली बता देता हूँ आप लोगों को कि हम बात कर रहे थे बेटा कि 1900 अपन ने एक जो मिडिल जो ईयर था, मिडिल जो शताब्दी थी उसको लिया, 1900 जो 1900 साल था 1900 के लिया। एक 1900 से पहले की बात थी, एक 1900 से के बाद की बात थी। 1900 से पहले के जो लोग थे, जो वैज्ञानिक थे, वो ये समझते थे कि कंप्लीट भौतिकी का क्या हो चुका है, विकास हो चुका है, और हमारे पास जो ब्रह्मांड में जो पदार्थ है उनके अंदर जो कण है उनकी यदि, ध्यान समझना, यदि उसके अंदर जो कण की जो प्रकृति, जो पदार्थ की प्रकृति, कण प्रकृति, उसको अपन न्यूटन की गति के जो नियम है उनके अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, और वो उसको रिजल्ट निकालते भी थे। उनके रिजल्ट उस टाइम पे हो सकता है सही भी आते थे। सही क्यों आते थे? क्योंकि उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो एरर निकाल सके, तो उस टाइम पे वो रिजल्ट उनके लिए सही थे। दूसरी प्रकृति जो विकिरण प्रकृति थी, जिसको अपन विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति भी बोल सकते हैं, उसको अपन मैक्सवेल के जो समीकरण थे उनके अकॉर्डिंग अपन समझते थे, और उस टाइम पे उनके लिए वो चीजें ठीक थी। वहां तक ठीक थी कि जब तक उनके पास कोई नया ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको वो सॉल्व नहीं कर सके, किससे, चिरसम्मत भौतिकी से। ठीक है, मतलब पुरानी वाली भौतिकी से। लेकिन 1900 के बाद में कुछ नियम आए थे। पहला नियम कृष्ण का ऊर्जा वितरण का नियम था। ठीक है, दूसरा अपन का प्रकाश विद्युत प्रभाव था, कॉम्पटन प्रभाव था, और हमारे पास युग्म प्रोडक्शन था। ठीक है, अपन बेटा तीन ही पढ़ने वाले हैं। पहला कृष्ण का ऊर्जा वितरण का सिद्धांत, दूसरा अपन का विद्युत चुंबकीय प्रभाव, और तीसरा अपन का कॉम्पटन प्रभाव। युग्म उत्पादन अपन नहीं पढ़ेंगे, तो फिर भी मैं अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, वैसे पढ़ा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, आपके पास नॉलेज होगी, उसका कोई बड़ा इतना इशू नहीं है कि भैया नहीं पढ़ा सकते, मैं उसको पढ़ा दूंगा आपको। थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि 4 अपन के पास नियम आए थे। इन नियमों को समझने के लिए जो हमारे पास पुरानी भौतिकी थी वो क्या थी, सक्षम नहीं थी। इसलिए हमने नए नियमों का क्या किया, प्रतिपादन किया, और नए नियमों का जो पूरा ग्रुप था उस नियम को अपन ने क्या बोला, क्वांटम फिजिक्स। इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि 1900 से पहले की जो फिजिक्स के जो सिद्धांत थे वो जिस भौतिकी के अंदर थे उसको हमने चिरसम्मत भौतिकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स बोला। और 1900 के बाद में जो अपन के पास सिद्धांत आए थे, जिस सिद्धांत जिस भौतिकी के अंदर थे, उस जो भौतिकी थी उसको अपन ने क्वांटम फिजिक्स बोला। क्वांटम फिजिक्स का विकास कहां से हुआ? कृष्ण का ऊर्जा वितरण का नियम था, उस पर बेटा 2 वैज्ञानिक थे, मतलब रेले जीन्स ने एक साथ काम किया था और बीन ने अलग काम किया था। इन्होंने चिरसम्मत भौतिकी से उसकी व्याख्या करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी व्याख्या करने में समर्थ नहीं हो पाए। इनके बाद में एक वैज्ञानिक आया था, मैंने आपको नाम बताया, उसका नाम था मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक ने इसको नए नियमों से क्या किया, इसका सत्यापन किया, और सत्यापन करने के बाद में मतलब वो जो नए नियम थे वो किसके अंदर थे बेटा, क्वांटम फिजिक्स के अंदर थे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मतलब 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी वो चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स, 1900 के बाद में जो फिजिक्स आई वो क्वांटम फिजिक्स आई है। क्लियर बात है? दूसरा मैं बात कर लेता हूँ कि चिरसम्मत भौतिकी कहाँ पे फैल हुई थी। तो चिरसम्मत भौतिकी के कुछ 2 इंपॉर्टेंट रीजन रहे थे। पहला तो कि यदि जो हमारे पास कण है, जो पदार्थ का जो कण है, उस कण की अगर वेग को मैं प्रकाश के वेग के बराबर कर देता हूं तो वहां पे चिरसम्मत भौतिकी उसको समझाने में क्या रहती है, विफल रहती है। कैसे विफल रहती है कि हमारे पास पहले जो समीकरण दिए हुए हैं, न्यूटन गति के जो समीकरण है या नियम है, और अपने पास जो मैक्सवेल के जो समीकरण, उनसे कुछ मान निकाला, और हमने एक्सपेरिमेंट में कुछ मान निकाला, उन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ क्या आया, एरर आया। उस एरर से हमको पता लगा कि भाई चिरसम्मत भौतिकी 100% हमको रिजल्ट नहीं दे पा रही है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, क्लियर यहां तक बात, तो उसको हमने किसके अंदर समझा,
एसटीआर के अंदर समझा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अंदर बताया जाता है कि एक ही हमारे पास जो कण होता है वो एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर हो सकता है। उसको अपन ने किसके अंदर पढ़ा बेटा? एसटीआर के अंदर पढ़ा। दूसरी अगर मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे पास जो कण है, जो पार्टिकल है, उसका साइज अगर माइक्रो साइज हो जाता है, मतलब बहुत छोटा उसका साइज हो जाता है, तो उस साइज, जो छोटा साइज है उस कण की जो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस कण से जो रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं वो चिरसम्मत भौतिकी से किए तो कुछ अलग आए, और हमने एक्सपेरिमेंटल किए तो कुछ अलग आए। तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ क्या हुआ? एरर हुआ। जबकि अधिक जो प्रेसाइज था, जो अधिक सही जो अपन के पास रिजल्ट थे, वो किससे आए थे? अपन के इन नए नियमों से आए थे। और नए नियमों को अपन ने किस में रखा? क्वांटम फिजिक्स में। तो यहाँ भी हमारे पास चिरसम्मत भौतिकी क्या हुई? फेल हुई। इस तरीका से हमारे पास किसका विकास हुआ? क्वांटम फिजिक्स का विकास हुआ। ये कंप्लीट मैंने आपको लगभग 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करा दिया है। दूसरे चैनलों पे जाके देखना बेटा कि क्वांटम फिजिक्स, जो डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स है, इसको कम से कम 1-1.5 घंटे का लेक्चर खींचते हैं, फालतू में आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी पढ़ो आप अच्छा पढ़ो, और मैं गारंटी लेता हूं आपको कि मैं जो लेक्चर लूंगा उनमें बिल्कुल भी आपकी जो फालतू बातें होती हैं वो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ो, चाहे आप ऐप पे पढ़ो, ठीक है? ऐप पे पढ़ोगे तो आपको जल्दी सिलेबस हो जाएगा, यूट्यूब पे पढ़ोगे थोड़ा लेट सिलेबस होगा। सिलेबस दोनों पे ही होना है, आगे पीछे कैसे भी आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, अगले लेक्चर के इसी का जो फॉरवर्ड करेंगे इसको आगे, और जो आगे जो टॉपिक आएंगे उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है? अच्छे से आपकी पढ़ाई होने वाली है। लेकिन मैं बता देता हूँ, आधे घंटे की क्लास होगी यूट्यूब पर, 1.5 घंटे की क्लास आपकी किस पे चलेगी बेटा? ऐप पर। यदि आपको परचेज करना है इस कोर्स को तो आप ऐप को जाइए, डाउनलोड कीजिए बेटा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? वहां से डाउनलोड करो, डाउनलोड करके स्टोर में जाओ, स्टोर में जाके आप जो भी आपको कोर्स है वो परचेज करना है। केमिस्ट्री क्लासेस भी चल रही है वहाँ पे ऑलरेडी, और फिजिक्स की क्लासेस आपको पता है कि मैं ले रहा हूँ, ठीक है बेटा? तो मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।